at what depth from the surface of the earth the value of acceleration due to gravity reduces to 2/3 of its value as at the surface of the earth. अच्छा, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू गिवन है और वो वैल्यू गिवन है किसके? 2/3 की। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेंगे शॉर्टकट क्या था, इनफैक्ट आपको उसे रिमाइंड करवाना होगा। देखिए फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो क्या होगा? G डैश इक्वल 1 माइनस डी ओवर आर ई टाइम्स जी, दैट इज वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वैल्यूज पुट कीजिए। G डैश इज 2/3 ऑफ G, 1 minus d over RE. G and G will get cancelled. 2 over 3 equal 1 minus d over RE. So d over RE will be 1 minus 2 over 3. If I subtract them, I will surely be getting d over RE is 1 over 3 because 1 minus 2 over 3 is 1 over 3. तो d का आंसर क्या आ जाएगा? 1/3 of radius of the earth. और 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ का मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, जितनी वर्किंग मैंने यहाँ पर की, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी वर्किंग जो है ना, वो इसकी मेरा ख्याल है कि नीड नहीं थी। क्यों नीड नहीं थी? लॉजिक मैंने आपको बताई थी कि इस पूरी कैलकुलेशन में जो अरिथमेटिक है वो क्या है? 1 माइनस। अब जो जी है वो 2/3 हो गया, सिंपली 2/3 को 1 में से माइनस कर दीजिए। 1 माइनस 2 ओवर आर ई आपको क्या आंसर देगा? 1 ओवर 3। इनफैक्ट 1 माइनस 2 ओवर 3 आपको क्या आंसर देगा? 1 ओवर 3। सो आप डायरेक्टली 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मार्क कर सकते थे, आपको इतनी सारी कैलकुलेशन की नीड नहीं थी। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं कि जैसे ही आपने 2/3 देखा, आप क्या करें? 1 माइनस 2 ओवर 3 यू विल गेट 1 ओवर 3 और आर ई लगा दीजिए, तो आंसर होगा 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। The gravitational force which the sun of mass 3m and the planet of mass 2m exert on each other are in the ratio of, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। जितनी फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पे लगाती है, उतनी फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पे लगाती है। तो इन फोर्सेस का जो रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए। What is the frequency heard by stationary observer when a train approaches with a speed of 170 meter per second? The frequency of the train horn is 600 hertz and the speed of sound is 340 meter per second. देखिए सबसे पहले तो आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि टॉपिक कौन सा है। टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। अब डॉपलर इफेक्ट में 3 केसेस थे, ये कौन सा केस है? व्हेन लिसनर इज एट रेस्ट, सोर्स इज इन मोशन। सो टेक्निकली जिससे हम केस 1 कहा करते थे। तो अब क्या होगा? आपको डेटा में स्पीड ऑफ सोर्स गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है और केस है आपके पास टूवर्ड्स का। अप्रोचेस का मतलब है टूवर्ड्स। फॉर्मूला लगाएंगे एफ डैश इक्वल एफ ओवर 1 माइनस वी एस ओवर वी। वैल्यूज पुट कीजिए। एफ की जगह मैं 600 लिखूंगा। 1 माइनस वी एस इज 170, वी एस इज 340, 600 ओवर 1 माइनस। इत्तेफाक सिंप्लीफाई करना मुश्किल नहीं। 170 ओवर 340 इज बेसिकली 1 ओवर 2, क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 17 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आंसर आता है। 1 ओवर 2, शायद आपको याद आ जाए सर, 1 ओवर 2 तो 0.5 होता है। अब 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। और याद है जब भी कोई नंबर 0.5 से डिवाइड होता है वो एक्चुअली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो या वो क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, डबल हो जाया करती है। तो 600 ओवर 0.5 विल गिव मी 1200 hertz. Option C is the correct answer. Which of the following is correct statement? Frequency of transverse stationary wave is directly proportional to square root of tension in the string. अच्छा, अब यहाँ पर एक लम्हे के लिए रुकिए। ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनमें वो स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि अगर आप एक दफा रिकॉल कर लेंगे टॉपिक कौन सा, ये टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स का। और स्टैंडिंग वेव्स के लिए आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, F is equal to n over 12 under root t over mu। शायद आपको याद आ रही हो, n का मतलब नंबर ऑफ लूप्स है, l का मतलब लेंथ है, t का मतलब टेंशन है और mu का मतलब लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखते जाइए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन द स्ट्रिंग। बिल्कुल सही है।
frequency of transient stationary wave is inversely proportional to square root of density of the string. अगर आप देखें तो ये जुमला भी बिल्कुल सही है. Frequency of transient stationary wave is inversely proportional to square root of length of the string. ये गलत है क्योंकि inversely proportional to length है खाली, square root नहीं है उसके ऊपर. तो ये जुमला हमारे लिए गलत हो गया. Frequency of transient stationary waves is directly proportional to number of loops. ये जुमला सही है क्योंकि n हमें नजर आ रहा है, यानी 1, 2 और 4 ट्रू हो जाएंगे. इसका मतलब ऑप्शन सी. A 1 kg mass is connected to a spring of constant 100 Newton per meter is set to vibrate. The time period of the system will be. सवाल आपने पढ़ा, आपकी जो है वो जो एप्टीट्यूड आपने डेवलप करना था वो ये कि न्यूमेरिकल देख के आपको क्लिक कर जाए कि टॉपिक कौन सा है. अब हमें याद आना चाहिए दिस इज मास कनेक्टेड टू स्प्रिंग. अगर मैं बात करता हूं किसकी, टाइम पीरियड की, तो फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई अंडर रूट m ओवर के. 2 pi is 3.14, mass is 1, k is 100. 2 into 3.14, जिस तरह 0.5 से डिवाइड करना बड़ा आसान है, क्वांटिटी डबल हो जाती है. अभी थोड़ी देर पहले आपको बात मैंने बताई, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, कि जब भी कोई चीज 0.5 से डिवाइड होगी वो एक्चुअल में डबल हो जाएगी. इसी तरह ये तो 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल होना है. तो 2 into 3.14, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6.28. स्क्वायर रूट ऑफ 1 से 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 होगा. मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.628 सेकेंड्स, यानी ऑप्शन डी. Intensity level of a sound of intensity 10 power minus 7 watt per meter square is. जब इंटेंसिटी लेवल की बात होगी आपको याद आना चाहिए वेबर फ्रेशनल लॉ. और फॉर्मूला क्या होता था, इंटेंसिटी लेवल इज 10 times log I over I naught. Substitute the values. Log I is 10 power minus 7, I naught is minus 12, 10 log. ये -12 डिनोमिनेटर में -12 है, न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, +12. तो इतनी तो अरिथमेटिक आप कर लेंगे. -7 + 12 विल गिव मी 5. अब लॉग की प्रॉपर्टी थी, लॉग किसी नंबर का है, उस नंबर की कोई पावर है, वो पावर लॉग से पहले. तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 10 into 5 log 10. log 10 1 होता है तो मेरे पास आंसर आएगा 50, और आंसर आएगा डेसिबल, यानी 50 डेसिबल जो है वो मेरे पास आंसर होना चाहिए. ये रहा. अच्छा, ऐसे यूनिट जो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं. कब? क्योंकि यूनिट्स आप देखें तो बेल भी है और डेसिबल भी है. बहुत मुमकिन है कि आपके पास 50 डेसिबल ऑप्शन ना होता, सिर्फ 5 बेल ऑप्शन होता. तो आपको याद है 50 डेसिबल का मतलब 5 बेल होता है. तो यूनिट्स पे गौर करना है. अच्छा, जो वर्किंग मैंने अभी सारी की, जिसको मैंने अभी येलो कलर से जो है वो हाईलाइट भी कर दिया, ये समझे ये मैंने जो है वो सिर्फ अपना टाइम जाया किया. ये तो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सवाल देख के जवाब आना था. मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था, इंटेंसिटी अगर गिवन है, ऑल यू नीड टू डू जस्ट एड 12 टू द पावर. सो -7 गिवन है, +12 कर दे, 5 आ जाएगा. 5 बेल और 50 डेसिबल. You could have solved this question directly, even without writing a single equation. ठीक? A telescope consists of two lenses of focal length 100 meter and 20 centimeter. Is focus for infinity. The length of telescope will be, क्योंकि telescope focus for infinity है, तो हमें फॉर्मूला याद आएगा L = F1 plus F2. सिर्फ जिस चीज पर हमें गौर करना था वो ये कि एक फोकल लेंथ मीटर में है और दूसरी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में. यूनिट्स का सेम होना जरूरी है. तो F1 तो मुझे 100 मीटर गिवन है, मैं 20 सेंटीमीटर की बजाय क्या लिखूंगा, 0.2, क्योंकि 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर्स है. मेरे पास आंसर आ जाएगा 100.2 मीटर्स, यानी ऑप्शन सी. At what distance an object should be placed in front of a convex lens of focal length? Focal length given है, convex lens से positive होनी चाहिए. To get its erect image. अब ये जो erect image है ना, ये हमारे लिए की है. एक convex lens अगर erect image बनाता है तो इसका मतलब है image virtual है. इस क्वेश्चन में वो जिस image का जिक्र कर रहे हैं, that's a virtual image. ठीक है.
अगर वो कहते हैं इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन तो वो रियल इमेज होता है। इन्वर्टेड इमेज वो एक रियल इमेज होता है। जब उन्होंने कह दिया कि इमेज स्क्रीन पर नहीं बन सकता, इमेज इरेक्ट है, सीधा है, तो वो वर्चुअल इमेज है। ये सारे जुमले एक सिंगल लेंस के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने पढ़ाते हुए इस बात पे बड़ा जोर दिया था, अभी भी दोबारा याद दिला रहा हूं क्योंकि एक सिंगल लेंस की बात हो रही है। तो इरेक्ट इमेज का मतलब है कि वर्चुअल इमेज है। मैग्निफाइड टॉइस, तो मुझे मैग्निफिकेशन गिवन है कितनी, 2, m इक्वल q ओवर p, 2 इक्वल q ओवर p, q इक्वल टॉइस ऑफ p। क्योंकि मुझे पता है कि इमेज वर्चुअल है और वर्चुअल इमेज के लिए q कैसा लिया जाता है, नेगेटिव, तो मैंने एक माइनस साइन लगा दिया। अब मैं अप्लाई करूंगा थिन लेंस फॉर्मूला, 1 ओवर f, 1 ओवर p, 1 ओवर q। f is 20, p is p, q is minus 2p। इट विल बिकम 1 ओवर 20। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये बन जाएगा 2 माइनस 1, 1 ओवर 20 इक्वल 1 ओवर 2p। 2p इज इक्वल टू 20, तो मेरे पास p का आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस एतबार से ऑप्शन डी मेरे पास जो है वो सही ऑप्शन होगा। विच when one mirror of a microcenterfermeter is moved a distance of 0.5 millimeter, we observe 2000 fringes. What will be the wavelength of light used? टॉपिक आपको रिकॉल हो गया होगा, माइक्रोसेंटरफेरोमीटर है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, डेल्टा एक्स इक्वल एम लैम्डा बाई 2। मुझे लैम्डा चाहिए, तो 2 डेल्टा एक्स ओवर एम। डेल्टा एक्स की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब है 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शिफ्ट्स, दैट इज 2000। सिंप्लीफाई कर लें, 2 1, ये क्या बन जाएगा, 1000। अब देखें, न्यूमरेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है 10 की पावर -3, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1000। 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3। अगर मैं इस 10 पावर 3 को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो ये भी माइनस बन जाएगा। तो अब मेरे पास जो न्यूमरेटर में टोटल पावर होगी वो क्या होगी, -6, क्योंकि ऑलरेडी -3 था और -3 न्यूमरेटर से जो 10 पावर 3 ऊपर गया वो -3 बन गया। अब मैं अपने ऑप्शंस देखता हूं तो मुझे सारे ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में नजर आते हैं। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 की पावर -10। तो इसको -10 बनाने के लिए डेसिमल 4 डिजिट आगे जाएगा, तो एक तो 5 ही हो जाएगा, 3 जीरोस लगाने पड़ेंगे। इस पूरे का मतलब एंगस्ट्रॉम था, तो 5000 एंगस्ट्रॉम मींस ऑप्शन सी। शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, याद है मैंने वो तरीका क्या बताया था। शॉर्ट साइटेडनेस को याद करने की हिंट क्या आती है कि रेस शॉर्ट पड़ गई टू रीच रेटिना, यानी जरूरत से ज्यादा कन्वर्ज हो रही है। रिमूव करने के लिए हमें रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज करना है, और डाइवर्ज करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, कॉनकेव। टोटल चार्ज ऑन द सर्किट इज, अब देखें इस सर्किट में आपको दो कैपेसिटर गिवन है, 6 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड, जो कि सीरीज में। तो मैं पहले इस सर्किट को सॉल्व करना, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया। तो आप कहेंगे 1 ओवर सी इज 1 ओवर 6, 1 ओवर 6, 2 ओवर 6, 1 ओवर 3। सो सी का आंसर आएगा 3 माइक्रोफैरेड। आपकी आसानी के लिए मैं इस पूरी वर्किंग को येलो से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद है कि ये इससे लिंक थी। अब ये जो 3 माइक्रोफैरेड आपने निकाल लिया, ये इस 3 माइक्रोफैरेड के साथ, यानी अगर मैं इनका इक्विवेलेंट बना दूं तो वो इक्विवेलेंट जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए। ये दोनों 3 माइक्रोफैरेड अब पैरेलल में हो गए, तो जो इक्विवेलेंट है वो कैसे निकलेगा, 3 + 3 यानी 6 माइक्रोफैरेड। जब आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल गई तो आप चार्ज कैसे निकालेंगे, Q डैश इक्वल C डैश V डैश। C डैश इज 6, V डैश इज बेसिकली 120 वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा, 720 माइक्रोकूलम। वैसे दोबारा याद दिला दूं, शायद बहुत से बच्चों को ये बात याद भी हो कि जब दो इक्वल रेजिस्टेंसेस कैपेसिटेंसेस सीरीज में लगती हैं तो इक्विवेलेंट आधा हो जाता है। तो 6 और 6 का आधा 3 होता है, 3 और 3 पैरेलल में लगेगी, वो 6 हो जाएगा। 6 × 120 720। यानी मेरे हिसाब से ये भी एक ऐसा न्यूमेरिकल था जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे बगैर ज्यादा वर्किंग किए हुए। A spherical conductor of diameter 24 centimeter has a charge of 1.6 exponent -7 coulomb
distributed uniformly on its surface. What is the electric field intensity? गॉस लॉ का क्वेश्चन है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन नंबर 3 है. फॉर्मूला आपके जहनों में याद होगा या होगा, E is equals to KQ over R square. लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ दो जगहों पे अप्लाई होता था, जब डिस्टेंस या तो R के बराबर हो या डिस्टेंस जो है वो R से ज्यादा हो. अगर डिस्टेंस रेडियस से कम है तो आपको इसका मतलब याद है, इसका मतलब ये होता था कि हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो क्या बन जाएगी, 0. अब जरा देखिए, मुझे डायमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.24. इनफैक्ट रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, जिसका मतलब होगा 0.12 मीटर. रेडियस 0.12 है, मुझे डिस्टेंस कितना गिवन है 0.1 मीटर. इन दोनों से आपको याद आना चाहिए कि ये दोनों कंडीशन जो ये वाली दोनों है, इसको अगर आप इससे लिंक कर दें तो x इज लेस देन r, इसका मतलब है पॉइंट लाइज इनसाइड द चार्ज स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी. पावर लॉस इन अ कंडक्टर इज 3 watts when current in it is 2 ampere. What will be the power loss in the same conductor if the current increases to 6 ampere? 2 से 6 बनने का मतलब है आपने करंट को थ्राइस कर दिया. अगर करंट थ्राइस हुआ तो पावर लॉस 9 टाइम्स हो जाएगा I स्क्वायर R के तहत, और 9 into 3 27 बनता है. तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा. ऑप्शन डी. The flux passing through a sphere of radius r gets doubled when, याद है ना गॉस लॉ के तहत फ्लक्स बराबर होता था चार्ज डिवाइड बाय परमिटिविटी. ना साइज पे डिपेंड करता है ना शेप पे डिपेंड करता है, सिर्फ डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर. ठीक. रेडियस ऑफ स्फीयर डिक्रीजेस, पॉसिबल नहीं है. रेडियस ऑफ सरफेस स्फीयर इंक्रीजेस, पॉसिबल नहीं है. चार्ज रिड्यूस टू हाफ से तो फ्लक्स आधा हो जाएगा, यहाँ पे फ्लक्स के डबल होने की बात हो रही है. स्फीयर इज रिप्लेस्ड बाय क्यूब, इसका मतलब में से कोई भी सही नहीं है. ये फ्लक्स उस वक्त चेंज होगा जब आप चार्ज को स्फीयर के बाहर लेके आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि साइज ऑफ द शेप से या शेप से फ्लक्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता. A plastic rod of length 5 meters is moving in a magnetic field of strength 10 Tesla perpendicularly with a speed of 5 meters per second. The motional EMF. क्वेश्चन में इतनी खुली खुली हिंट है कि मोशनल ईएमएफ है. फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एल वी बी साइन थीटा. पूरा डेटा मौजूद है, लेंथ मौजूद है 5, वेलोसिटी मौजूद है 5, बी मौजूद है 10 और थीटा मौजूद है 90. ठीक. आप इसे सॉल्व करेंगे 250 आंसर आएगा. नन ऑफ द अबव आप मार्क कर देंगे. शायद जो चीज आपने ओवरलुक कर दी वो ये प्लास्टिक रॉड. प्लास्टिक रॉड कंडक्टर नहीं है. मोशनल ईएमएफ उस वक्त जनरेट होगा जब आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे. प्लास्टिक रॉड के अंदर तो इंडक्शन ही नहीं होनी. अगर इंडक्शन नहीं होनी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 0. Hysteresis loss in transformer can be reduced by using perm alloy. A solenoid of 3 layers, each of 2000 turns per meter, carries a current of 2 ampere, will produce a magnetic field inside the solenoid of strength. Okay. मुझे 2000 टर्न्स पर मीटर का गिवन डायरेक्टली एन गिवन है, मुझे करंट गिवन है, मुझे बी चाहिए. फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट का मतलब है 4 पाई एक्सपोनेंट माइनस 7. एन मुझे गिवन है 2000, करंट कितना गिवन है 2 एम्पियर. अच्छा, ये फॉर्मूला आपने एक सोलेनॉइड के लिए लगाया. क्वेश्चन में 3 लेयर्स का जिक्र है तो आप इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दें. अब आपकी मर्जी आप इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं. देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया दूं. पाई का मतलब है 3.14, 10 की पावर माइनस 7. 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 बनेगा. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12000 बन जाएगा. इसको आप साइंटिफिक में अगर कन्वर्ट करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं. देखें 4 into 3.4, मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए अगर 3.14 को सिर्फ 3 मान लूं तो ये बन जाएगा 12 एक्सपोनेंट माइनस 7. ये बनेगा 12 एक्सपोनेंट 3. 12 into 12 is 144. 144 एक्सपोनेंट माइनस 4.
अच्छा मेरे पास जितने आंसर्स हैं वो सारे जो हैं वो मिली में है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। क्या करें, 14.4 को 144 को 14.4 बना दें तो 10 की पावर -3 बन जाएगा। क्योंकि मैंने 3.14 को 3 माना हुआ था तो मेरे जहन में जो भी आंसर मैं निकालूंगा वो एग्जैक्ट आंसर से थोड़ा सा क्या होना चाहिए, कम। तो अब देख लीजिए 14.4 से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन आपको क्या नजर आ रहा है, 15 मिली टेस्ला इज द आंसर। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर द वैल्यू ऑफ शन शुड बी डिक्रीज, क्योंकि लो रेजिस्टेंस हुआ करती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मीटर ब्रिज। अच्छा मीटर ब्रिज के अंदर जो वायर होता है उसके लिए हमने क्या कहा था, यूनिफॉर्म थिकनेस, ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहे। कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, याद है मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो रो से रो कैंसिल किया था, एरिया से एरिया कैंसिल किया था। तो अब अगर आप पहला ऑप्शन देखें वेरिएबल थिकनेस, आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर जो है वो वेरिएबल थिकनेस का जिक्र है। अगर यहां पर वेरिएबल थिकनेस का जिक्र है तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहां भी वेरिएबल थिकनेस का गिवन है, ये भी नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म थिकनेस बट वेरिएबल रेजिस्टिविटी, ये भी नहीं हो सकता। अ थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड कांस्टेंट रेजिस्टिविटी थ्रू आउट द लेंथ, ये हो सकता है। अ थिक वायर ऑफ वेरिएबल थिकनेस, जब वेरिएबल कह दिया तो ऑप्शन ही नहीं। हाँ, अब अगर किसी के जहन में आ रहा हो सर अगर यही ऑप्शन होता ऑप्शन डी की तरह, अ थिन वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड कांस्टेंट रेजिस्टिविटी थ्रू आउट द लेंथ, वह थिन के बजाय थिक लिख देते हैं। तो अगर दोनों चीजें यूनिफॉर्म है, थिकनेस और रेजिस्टिविटी, सिर्फ फर्क है थिन और थिक का, तो शायद मैं थिन को प्रेफर करूं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप मीटर ब्रिज में वायर को एज ए रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं। थिक वायर में रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वो कंपैरिजन नहीं रहेगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम क्या करते थे, हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते थे किसकी, कैरियर वेव की। जो ऑडियो वेव है आपके पास, ऑडियो वेव, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज, आप इसके साथ कुछ भी नहीं करते। जो भी मॉड्यूलेशन की जाएगी, चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो चाहे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर की जाती है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आप कैरियर की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी ऑडियो सिग्नल। अब ऑप्शन देखें, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडियो वेव इज चेंज, तो रेडियो वेव का एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो वेव, ऑडियो वेव को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज चेंज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडियो वेव, आप फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं करते, आप डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो एक सही ऑप्शन है। ठीक, जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया उसमें टोटल 20 एमसीक्यू से 161 टिल 180 सारे डिस्कस कर लिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो, कहीं पर कोई डाउट हो, फील फ्री टू आस्क।